मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई। वो पुरजोश अंदाज में उसके बाजू से लिपट गई और अपने लिए जायश के पूछने पर वो चुप सी कर गए। सच तो यह था कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खौफजदा थी। इतने में वो माल पहुंच गए थे। जायश ने हरीम और अनाबिया के लिए हर चीज अपनी पसंद की ली थी, क्योंकि अनाबिया साथ होते हुए भी इंतहाई गैर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही थी। ये दिन अपने साथ बहुत ही ज्यादा खुशियों भरे हंगामे लेकर तुलू हुआ था। सुबह से घर में अजीब तरह से अफरा तफरी सी फैली हुई थी। पहले जायश ने हरीम को रुखसत करके लेकर जाना था, बाद में हवेली में सबको ले जाकर अनाबिया की रुखसती की जानी थी। अफरोज ने यहाँ अनाबिया को जब तक इसके पेपर्स नहीं बन जाने थे तब तक चंद दिन अपने इस घर में रखना था जिसमें वो और उसकी फैमिली पहले रहते थे। वक्त की कमी थी। तैमूर अस्मा के पास था कि वो तैयार हो चुकी थी। सलम बेगम उसे फ्रेश होने के लिए बोल कर गई थी। रात उन्होंने इसकी कोहनियों तक भर भर कर मेहंदी भी लगाई थी और उसके दूल्हे का इसमें नाम भी लिखा था। वो अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आई तो कदम खुद ब खुद इधर ही ठिठक कर रुक पड़े। बेड पर काफी सारा सामान बिखरा पड़ा था। एक बड़े से बॉक्स में इसका ब्राइडल ड्रेस था और वो इस ड्रेस और उसके कलर को ही देखकर अपनी जगह पर साकित हुई थी। वो लेमन कलर में एक इंतहाई नफीस और भारी मैक्सी थी जिस पर मल्टी कलर के नगीने चमचमा रहे थे। इस लिबास को देखकर इसका दिल धक से रह गया। वो जालिम शख्स आखिर साबित क्या करना चाहता था। ये वही रंग था जिसमें महीनों पहले इस दिन वो मलबूस थी और वो इसे किसी चील की तरह छेपिट कर अपनों से दूर लेकर गया था। इसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा जब इसके मोबाइल फोन पर मैसेज रन हुआ। जाने क्यों उसे लगा कि ये मैसेज इसी ने इस वक्त उसे भेजा होगा। इसने धड़कते दिल से मैसेज खोल कर देखा। मेरी जान, ये वो रंग है जिसमें मैंने तुम्हें अपनी रूह की गहराइयों से अपना कर दिल जान में बसाया। इस दिल से मेरी रूह की निगाहों से वो मंजर, वो लरसती कांपती उठती गिरती पलकें, वो संदल महकता वजूद, इन हुसैन जुल्फों की मैं अब तक न निकल पाई। अपनी जिंदगी के कीमती तरीन पिलों को दोबारा जीना चाहता हूँ, वो भी सबकी दिली रजामंदी और खुशी से। सिर्फ तुम्हारा पागल सरदार। हरीम के हाथ कांपे थे। इसने जल्दी से मोबाइल फोन बंद करके एक जानिब उछाला। दिल अजीब तरह से बोझल हुआ था। वो अब तक इसके इस वालेहानापन से खौफजदा थी। वो सोचकर मजीद उलझती कि सलमा बेगम कमरे में चली आए। उनके साथ वही ब्यूटिशियन थी जिसने एक मर्तबा पहले भी इसे तैयार किया था। हरीम, मेरी गुड़िया, चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? जल्दी से चेंज करके आओ। तैमूर सो गया है, अनाबिया लोग भी निकलने वाले हैं उधर से, तो जल्दी से तैयार हो जा मेरी बच्ची। सलमा बेगम ने इसका माथा चूमा और उसे जल्दी करने को कहा। वो सर झटक कर फौरी वो लिबास लेकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आई तो वो आंखों को चुंधिया देने वाले कीमती और खूबसूरत लिबास में थी। वाओ, बहुत खूबसूरत लिबास है और ये कलर जैसे तो मेरे लिए ही बना है हरीम, पार्लर वाली आपी ने भी तारीफ की। वो खामोशी से आकर ड्रेसिंग की चेयर पर बैठ गई। ब्यूटिशियन जल्दी से अपना हाथ चलाने लगी। तैयार करके अभी वो इसे ज्वेलरी वगैरह पहना रही थी जब बाहर से आतिशबाजी और बैंड की आवाज से अंदाजा हुआ कि बारात पहुंच चुकी है। हरीम के एहसासात बिल्कुल अजीब से हो रहे थे। वो ना खुश थी ना ही गमगीन। हाँ, मगर अपना घर छोड़ने की अजीब सी बेचैनी ने फिर से आन घेरा था। लेकिन अब की बार ये भी तसल्ली थी कि वो जब चाहे अपने घर आ जा सकती है। वो पीसिता कलर की मैक्सी में इंतहाई खूबसूरती से सजी समरी दुल्हन के रूप में जायश के कमरे में दाखिल हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो वाइट कलर इंतहाई खूबसूरत शेरवानी में वो शहजादों सी आन बान शान लिए इसके सामने था। माशा अल्लाह, नजर ना लगे। आमीन, जायश कहते मुस्करा कर पलटा। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाई। अनाबिया सदके वारी गई। तुमसे ज्यादा नहीं, मुझे तो डर है अफरोज कहीं आज बेहोश ही ना हो जाए। जायश ने इसे छेड़ा तो उसने गुस्से से इसे घूरा। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। सारी तैयारी मुकम्मल है, अब चली। जायश ने इसके सामने अपना बाजू फैलाया जिसे उसने नरमी से थाम लिया और वो एक नई मंजिल की जानिब गामजन होने लगे। थोड़े से सफर के बाद जायश और अनाबिया चंद रिश्तेदारों और इम्तियाज और रफीक के साथ हरीम लोगों के दरवाजे पर खड़े थे।
अंदर यूसुफ और सलमा बेगम भी अपने हाथों में फूलों और नोटों के बाल लिए बारात के इस्तकबाल को खड़े थे। वो लोग अंदर दाखिल हुए। बारात का परजोश इस्तकबाल किया गया। आज वो दिन आ ही गया जिसका हर बेटी के माँ बाप को इंतजार होता है कि कोई शहजादा आए और उनकी बेटी को इज्जत से अपने संग ले जाए। हरीम के अगवा होने के बाद उन्होंने क्या क्या बातें नहीं सुनी थी, क्या क्या नहीं सहा था, कितना बर्दाश्त किया था। लोग तो हरीम को ये तक कहने लगे कि वो घर से भाग गई है, मगर फिर भी यूसुफ साहिब चट्टानों की तरह साबित कदम रहे। इन सब घर वालों ने अपनी बच्ची पर भरोसा करते किसी एक की भी बकवास पर कान न धोरे। फिर वो जब मिल गई तो इसका हर तरह से सपोर्ट किया, इसका साथ दिया। अगर वो हरीम का साथ न देते तो वो पागल होकर खुदकशी कर चुकी होती। आज अगर खुशियों की बहार उनके आंगन में उतरी थी तो उनके सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत, हिम्मत, भरोसे और साबित कदमी से। अगर वालिदैन अपने बच्चों पर एतबार बनाकर उन पर भरोसा करें, उनकी हिम्मत बने, तो उन्हें ज़माने के सर्द व गर्म से महफूज रख सकते हैं। यूसुफ साहिब की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। आज इनका सर भी फख्र से ऊंचा हो गया था कि इनकी नाजों पली बेटी को सर आंखों पे बिठाने वाला शहजादा आज ज़माने को गवाह बना कर लेने से आया है। जायश जब यूसुफ साहिब के सामने प्यार लेने को झुका तो उन्होंने अपनी बाहें उगे की। बेटे बाप के सीने से लगते हैं तो इनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। यूसुफ साहिब ने इससे कहा तो सबके सामने इतनी इज्जत देने पे जायश का दिल अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गया, और कहीं ना कहीं अफसरदा भी कि उन्होंने इसकी वजह से कितना कुछ सहा था। जायश ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि यूसुफ साहिब ने आगे बढ़ के उसे गिले लगा लिया। अंकल में बाबा। जायश चौंक कर उनकी जानिब देखे गया। बाबा बोलोगे आज से तुम मुझे अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसे खुश रखना, क्योंकि वो तो आज मुझे अपनी बेटी के नसीब पे रश्क हो रहा है। जो हुआ इसे भूल जाओ। जायश ने अकीदत से इनके हाथ चूमे और अपने दिल का मुद्दा बयान किया। इंशाअल्लाह बाबा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो हुआ इसे मैं मिटा तो नहीं सकता, मगर हरीम को अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। अरे सब बातें यही पे कर लेंगे, अब बारात को अंदर भी आने देंगे। सलमा बेगम ने आगे बढ़कर कहा और जायश को प्यार दिया। बारात का इंतजाम घर में ही किया गया था, क्योंकि चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में दोबारा तजदीद निकाह होनी थी। सब लाउंज में लगे सोफों पे बैठ गए। जायश की बेकरार नजरें हरीम की राह तक रही थी। भाई सब्र रखें, भाभी आती ही होंगी, अनाबिया ने इसे छेड़ा, जिसके अंग अंग से ही खुशी फूट रही थी। अनाबिया ने दिल से अपने भाई की सदा खुश रहने की दुआ की। निकाह का वक्त हो गया है, हरीम को बाहर ले आए। यूसुफ साहिब ने सलमा बेगम से कहा आंटी मैं भी आऊं। अनाबिया बेचैन हुई। अरे बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो वो मुस्कुराती हरीम को लेने अंदर की जानिब बढ़ी। अंदर हरीम के दिल में अचानक से जायश का सामना करने से पहले ही पकड़ धड़क शुरू हो चुकी थी। इसका सामना करना आज उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था कि दोपट्टा सीट करती ब्यूटिशियन से अपना ग्योनिगिट निकालने को कहा। अभी जायश की नज़रों से बचने का यही तरीका समझ आया तो ब्यूटिशियन ने इसकी हिदायत पर अमल करते हुए दोपट्टा ग्योनिगिट की तरह समेट कर दिया। अनाबिया और सलमा बेगम अंदर आए तो अपनी पी को दुल्हन बने देख बे-इख्तियार आंखें नम हो गई। हरीम ने अपनी मामा की मौजूदगी महसूस करते ग्योनिगिट उल्टाया। वाह भाभी, अनाबिया बे-इख्तियार बोली। यू आर लुकिंग सो प्रीटी। भैया तो गए आज काम से। अपनी मामा के सामने अनाबिया की बात सुनकर हरीम के कान की सुर्ख पर गए। सलमा बेगम इसके करीब आए और उसकी पेशानी चूमी। हरीम एकदम उठ के इनके सीने से लगी कि दिल भर आया था। चलो बेटा निकाह का वक्त हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं। सलमा बेगम ने खुद पर काबू पाते हुए इसका दोबारा से ग्योनिगिट निकालते हुए कहा और इसे लिए बाहर की और बढ़ी। वो हरीम को लिए लाउंज में आए और जायश के पहलू में बिठा दिया। आज जायश को हरीम का ये ग्योनिगिट अपना सबसे बड़ा रकीब लग रहा था, मगर वो हरीम के मासूम से हिफाजती इक़दामात पर अपनी हंस दिया तो बेगम अपने दीवाने को तड़पाने के सारे गिर जानती है। जायश ने इसके कानों में सरगोशी की। इसके धीमे लहजे की इंच ग्योनिगिट में भी महसूस करते हरीम कांप उठी, मगर बज़ाहिर खुद को मजबूत किए बैठी रही।
मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। जैसे ही यूसुफ साहब ने कहा, अचानक से खामोश माहौल में छोटे सरदार का भौंपू आन हुआ। करे लगता है कि छोटे सरदार भी अपने मामा बाबा के निकाह में शरीक होना चाहते हैं। इमाद ने शोशा छोड़ा तो महफिल जाफरान बन गई। अनाबिया फुट से तैमूर को उठा के ले आई और हरीम की गोद में डाल दिया। ले भाभी संभालें, अब ये छोटे सरदार कभी तस्वीरें देखते रोएंगे नहीं कि मामा मैं आपकी शादी में कहाँ था। अनाबिया की बात पे जहां जायश का कहकहा सबसे बुलंद था, वहीं हरीम के गाल शर्म से तप गए। सब गवाहान की मौजूदगी में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। साइन करते वक्त हरीम के हाथ कांप रहे थे। बाईं जानिब बैठे यूसुफ साहब ने इसके गिर्द बाजू फैलाया तो हरीम ने हिम्मत करके अपना अब जायश को लिख दिया। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और लंच किया गया। वक्त की कमी के बाइस जल्द ही रुखसती की गई, क्योंकि अभी अनाबिया की बारात आनी थी। बाबा में गाड़ी लाया था, अब लोग भी हमारे साथ चली। जायश ने यूसुफ साहब से बगलगीर होते हुए कहा, बेटा तुम लोग खैर खैरियत से पहुंचो, हम जरा ये फैलो समेट कर वक्त पर पहुंच जाएंगे। यूसुफ साहब ने कहा तो जायश ने इस बात में सर हिलाया, जबकि हरीम अपने बाप के गिर्द लिपटी रूदी थी। बाबा आप मुझे खुद से दूर करके कि ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। घूंघट से इसकी आवाज आई। सदा हंसती मुस्कराती रहूं। वो इमाद, अस्मा और सलमा बेगम से भी लिपट कर यूं ही इमोशनल होने लगी। तब यूसुफ साहब उसे खुद बाहर गाड़ी तक लाए और गाड़ी में बिठा दिया। अनाबिया लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जबकि तैमूर अनाबिया और इम्तियाज के पास था। जायश गाड़ी में उसके पहलू में बैठा तो वो तो जैसे खुद में ही सिमट गई, मगर जायश ने इसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसे अपने बेहद करीब किया तो वो घूंघट में ही झुंझलाकर तुलमलाए। अपनी हद में रहिए, वो दांत पेश कर ड्राइवर का लिहाज करती धीमे लहजे में गो रहे। अब जबकि बाबा ने मुझे अपनी प्रिंसेस के हवाले से तमाम इख्तियारात सौंप दिए हैं तो उन हुदूद का तयन भी अब मैं खुद ही करूंगा। हरीम ने इसी वक्त घूंघट से ही अपने लंबे नाखून उसके हाथ की पुश्त पर गाड़ दिए तो वो उल्टा गहरा मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से मजीद गुस्ताखी की। पूरे रस्ते इसने इसकी यूं ही जान जलाए रखी। आखिर हवेली के ड्राइववे पर गाड़ी रुकी तो हरीम ने सिख का सांस लिया। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेट की इंट्रेस से लेकर हवेली के पिछले हिस्से तक फुल कारपेट बिछाया गया था, क्योंकि रात को अनाबिया की बारात का इंतजाम पिछले हिस्से में किया गया था। हवेली में हरीम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और ये रफीक की मेहनत का मुनबोलता सबूत था। रफीक और इम्तियाज अपने सरदार और सरदरनी को देख के खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक मिनट। जैसे ही जायश और हरीम ने पांव आगे बढ़ाया, अनाबिया ने इनके आगे आकर रास्ता रोका। क्या हुआ? जायश ने हैरत से पूछा। इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, पहले कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां तक मुझे पता है ये दुरूज़ा रुकई की रस्म गलत जगह पे नहीं हो रही है ना? जायश ने कहा। रस्म तो रस्म होती है भैया, चाहे फिर रूम का दरवाज़ा हो अलाउनिज का, और वैसे भी आज तो मैंने रुखसत हो जाना है, इसलिए पहले ही ये रस्म कर रही हूँ। अफरोज तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। हरीम ने इन दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत देखी तो अनाबिया के कंधे पे अपना हाथ रखा। हम नंद और भाभी बाद में, पहले हमेशा बहने रहेंगी। अनाबिया ने हरीम को गिले लगा लिया। अब सबके सामने जायश ने हरीम का हाथ मजबूती से थाम लिया और कदम आगे बढ़ाया। जायश के हाथ के हिद्दत भरे लम्स ने हरीम की धड़कन बढ़ा दी थी। इसकी हालत देख के जायश जेर लब मुस्कुराया। अंदर आकर जायश ने इम्तियाज को कहा कि तैमूर को बेबी रूम में ले जाए। बेबी रूम में क्यों? वो इतना छोटा सा बच्चा अकेले कैसे रहेगा? हरीम ने संजीदगी से कहा, मैंने नैनी का इंतजाम करवा रखा है, फंक्शन तक वो इसे संभाल लेगी। इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा घर, तुम्हारा छोटा सरदार और सबसे अहम तुम्हारा बड़ा सरदार, जिसे चाहे संभालना। नहीं, हरीम अचानक बोली, मैं और तैमूर अनाबिया के रूम में जाएंगे। इम्तियाज तुम तैमूर को अनाबिया के रूम में लेकर चलो। अनाबिया, हमने ज्यादा वक्त एक साथ नहीं गुजारा तो ये चंद घंटे में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। इसके बाद अनाबिया ने हरीम का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ चल दी। अफरोज फोन कर चुका था, वो घर से निकल चुका था।
इसके साथ इसके चंद मुअज़्ज़ज़ रिश्तेदार थे जिनमें ज्यादातर बड़ी उम्र के अंकल और आंटी ही थे। इनके घर का फासला जायश की हवेली से तकरीबन आधे घंटे का था। जायश ने तमाम इंतजामात मुकम्मल करवाए। इस शेरवानी में वो अनकंफर्टेबल था, इसीलिए इसने चेंज करने का फैसला किया। जायश रूम में आया ताकि वो शाम के फंक्शन की मुनासबत से चेंज कर सके। इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम में जाता डोर नॉक हुआ। इजाज़त मिलने पर इम्तियाज़ अंदर आई। हाँ कहो इम्तियाज़। वो सरदार जी, हरीम बेबी कह रही हैं, इनका कोई ड्रेस ले आओ अलमारी से, उन्होंने चेंज करना है। क्या? जायश ने तेवरी चढ़ाई। वो चाहता था कि हरीम आज की खास रात को उसे इसी अरूसी लिबास में नजर आए जिसमें वो उसे चारों शाने चित कर चुकी थी। जायश ने इम्तियाज से कहा, अपनी बीबी जी से कहो कि अगर उन्होंने चेंज करना है तो खुद ही आकर अपनी पसंद का ड्रेस चूज करे, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बारात पहुंचने ही वाली होगी। अच्छा साहिब जी, अब देखता हूं कि मुझे तड़पाने के लिए क्या करेगी मेरी शेरनी। जायश ने अलमारी से ब्लैक शलवार कमीज निकाला और फ्रेश होने बाथरूम में गया। इम्तियाज ने जायश का पैगाम हरीम तक पहुंचा दिया था, जिसे सुन के अनाबिया और इसे तैयार करती ब्यूटिशियन के चेहरे पे हंसी आ गई। जाइए प्यारी भाभी, आपको रूम में बुलाने का अच्छा बहाना है। हाँ तो क्या हुआ, मैं कोई डरती थोड़ी हूं तमेरी भाई से, मगर इतनी आसानी से तमेरी भाई को छोड़वनगी भी नहीं। वो फिर अकड़ गई। अब क्या करेंगी भाभी? करना क्या है, इतनी आसानी से तो मैं रूम में नहीं जामनेगी। आप अनाबिया को तैयार करके मेरे दुपट्टे का स्टाइल चेंज कर देना, हरीम ने ब्यूटिशियन से कहा। इतने में इम्तियाज के साथ कोई खातून अंदर आए। बीबी जी, ये राशिदा है, आज से ये तैमूर बाबा की देखभाल करेगी। अब तैमूर को इसे दें और थोड़ा आराम कर ले, सरदार जी का हुक्म है। इम्तियाज ने दांत निकालते हुए कहा। अनाबिया भी हंस दी। वो इम्तियाज को घोर कर रह गई। तभी कमरे में सलमा बेगम और अस्मा दाखिल हुए थे। मतलब वो लोग घर समेट कर वक्त पर पहुंच गए थे। हरीम मां से लिपट गई। इतने में बारात आने का पैगाम मिला तो अनाबिया को लगा वो बेजान हो जाएगी। सब बारात की आमद पर लान में चले गए, जबकि हरीम अनाबिया के पास खड़ी थी। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हरीम ने अनाबिया को तसल्ली दी तो वो ना चाहते हुए भी रो दी। जायश के साथ मिलकर इमाद और यूसुफ साहिब ने बारात का इस्तकबाल बड़े शानदार तरीके से किया था और अब बस दुल्हन का इंतजार था। फिर जल्द ये इंतजार भी खत्म हुआ जब वो हरीम के साथ धीमे कदमों से चलती बाहर आती दिखाई दी। डरी और सहमी हुई अनाबिया को अफरोज के बगल में बिठाया गया, मगर वो इस तरह सिमट कर बैठी कि इसके और अफरोज के बीच एक फासला कायम हो गया। अफरोज इसकी हालत देख मुस्कुराया। हरीम ने नोट किया था इस शादी में जायश की कोई फीमेल कजिन भी आई हुई थी, जिनसे वो काफी हंस हंस कर बातें कर रहा था। हरीम ने लापरवाही से कंधे झटके। अगर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था, उसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। निकाह खां आ चुके थे। कुछ ही देर में निकाह हो चुका था। तभी निकाह की मुबारकबाद और सबका मुंह मीठा करवाने के बाद खुशगवार माहौल में डिनर किया गया। इसके बाद मुख्तलिफ रस्में हुई। दूध पिलाई की रस्म के लिए हरीम सजे हुए फैंसी गिलास को थामे हुए आगे बढ़ी। तब जायश बड़ी चालाकी से पार्टी बदलकर अफरोज की जानिब हो गया। सब स्टेज के आसपास मौजूद थे। हरीम ने गिलास अफरोज की जानिब बढ़ाया, जो कि झट से जायश ने थाम लिया। इसने हरीम की जानिब देखते गिलास लबों से लगा लिया। सबके सामने इन हरकतों पर वो बुरी तरह तुलमलाए। सब दबी दबी हंस रहे थे। आधा दूध अफरोज ने पिया, मगर हरीम के कुछ डिमांड करने से पहले ही जायश ने शोशा छोड़ा। तो फिर मानिए मोहतरमा, क्या मानना है? वैसे ये हवेली 50 एकड़ जमीन और ये पूरा का पूरा सरदार तो आपका है ही। उनके अलावा आपको कुछ चाहिए तो आप मांग सकती हैं। जायश का लहजा शाहाना था। हरीम का दिल किया इस 6 आदमी का सर फाड़ दे। अफरोज भाई, अपने दोस्त से कहीं ज्यादा हातिम ताई ना बने, और आप भी मुंह किया देख रहे हैं, जेब ढीली करें। हरीम जायश की जानिब सुर्ख चेहरा लिए देखती दांत पेश कर बोली। अफरोज ने शराफत से अपना वॉलेट निकाला और जायश को थमा दिया। हरीम का सदमे से बुरा हाल था, मतलब यह अफरोज भाई भी अपने दोस्त की तरह मीसुने थे।
बताइए मोहतरमा दुल्हे की साली साहिबा क्या डिमांड है आपकी? मेरी डिमांड है कि दुल्हा अपने दोस्त के मुंह पर टेप लगा दे, वो तिलमिलाकर बोले। सब हंस पड़े जबकि जायश ने तेजी से इसकी कलाई थाम ली थी। तब 5,000 के काफी सारे नोट उसने हरीम के हाथ पर रख दिए। हरीम ने तेजी से इसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकाल लिया। बेटा लेट हो रहे हैं, अब जल्दी से बच्ची की रुखसती दे दें, अफरोज की जानिब से आए एक बुजुर्ग ने जायश को कहा तो वो खुशदिली से अपनी जगह से उठा। अनाबिया रुखसती के वक्त सबसे मिलकर बेतहाशा आंसू बहाने लगी, मगर जायश ने इसे दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। तमाम सफर वो गाड़ी में खौफजदा सी एक तरफ सुकड़ बैठी रही। अफरोज का दिल किया उसे बोले कि वो रिलैक्स रहे, मगर अभी तमाम अल्फाज बेमानी थे। तभी वो खामोश रहा। जब वो घर पहुंचे तो महल्ले की कुछ ख्वातीन ने उसका शानदार इस्तकबाल किया, मगर जल्द ही उसे इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। अनाबिया इस अजनबी से कमरे में मौजूद थी। दिल बहुत बुरी तरह खौफजदा था। बाहर से खुश गप्पियों की आवाजें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद अफरोज भी कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अनाबिया रो रही थी। क्यों रो रही हो? अफरोज ने नरमी से इसके गिर्द बाजू फैलाते पूछा। अब जानते हैं क्यों रो रही हूं मैं क्या जानता हूं? हैरत से पूछा। अनाबिया ने नजर उठाकर उसे देखा। अनजान बन रहे हैं, वो बोली तो अफरोज मुस्कुराया। जाने क्यों उसे इसके दिल ने बता दिया था कि वो सब कुछ जानता है। हाँ मैं जानता हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, पर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ताज्जुब से पूछा जब अचानक अनाबिया चलाती हुई खड़ी हो गई। आप अनजान क्यों बन रहे हैं? ऐसे क्यों जाहिर कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं जानते, जबकि आप सारी हकीकत जानते हैं? अफरोज, औरत अगर अपने साथ हुई ज्यादती भूल भी जाए तो इसका शौहर नहीं भूलता, ये इसकी गैरत पर कारी ज़र्ब होती है। मैं भी यही पूछना चाहता हूं अनाबिया, जब मैं ये बात भूल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? वो बोला तो अनाबिया चौंक कर उसे देखने लगी। क्या वो अच्छा होने का ढोंग कर रहा था? आप कैसे भूल सकते हैं? क्या इतना आसान है एक ऐसी लड़की को अपनाना जो बर्बाद हो चुकी हो? वो हैरत से पूछ रही थी। जी बहुत आसान है इस लड़की को अपनाना जो पाकबाज हो, नेक किरदार की हो, अच्छे अखलाक हो, खूबसूरत दिल की मालिक हो। वो बोला तो अनाबिया की आंखों में आंसू जगमगाने लगे। अगर तुम चाहती हो कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें तो सब भूल कर मेरी तरफ कदम बढ़ाओ। इसका कहना था कि कुछ लम्हे सोचने के बाद अनाबिया ने कदम इसकी जानिब बढ़ाए और उसके बराबर में बैठ गए। फिरोज ने फतेयाबी से मुस्कुराते इसके गिर्द बाजू फैलाए। हवेली से सब मेहमान जा चुके थे। उन्होंने सबको रुखसत किया। सबसे आखिर में हरीम ने नम आंखें लिए अपने घर वालों को रुखसत किया। तैमूर उसकी गोद में था और अबलान में वो जायश, तैमूर और जायश की चचाजाद कजिन जैनब रह गए थे। इत्तेफाक से जैनब अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आई हुई थी। इसके पास अभी बच्चे नहीं थे। इसका शौहर किसी जरूरी काम से निकला था और अब तक इसे लेने ना आ सका। हरीम ये बात नहीं जानती थी। जब वो दोनों सियासी गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक जैनब को जाने की आस सूझी। जानती हो भाभी, मैं तुमसे बहुत जेलसी महसूस कर रही हूँ। शायद तुम नहीं जानती, पहले जायश मेरा मंगेतर था, लेकिन किस्मत के खेल के मेरी और उसकी शादी ना हो सकी। मगर अब सोचती हूँ कि अगर इससे शादी हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता जो अब तुम्हारा है। क्यों सरदार? जैनब ने हरीम को जेलसी फेल करवाने के लिए जानबूझ कर कहा। जायश जैनब की इस बात पर बहुत बुरी तरह गड़बड़ा और हरीम का सपाट चेहरा देखा। उसने जैनब को खूनख्वार निगाहों से देखा तो उसने इसके कंधे पर हाथ मारकर जानबूझकर कहा लगाया। हरीम का चेहरा देखने लायक था। वो चुपचाप उठकर तैमूर को लिए अंदर की जानिब चली गई। जैनब शेम ऑन यू, ये क्या बदतमीजी थी? जायश दांत पेश कर बोला। तुम्हारी बीवी को महसूस करवाना चाह रही थी कि इसके दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। लो फराज आ गए, अब इस बीवी नाम के तूफान को संभाल लेना, मैं तो चली। जायश ने अपने हाथों में अपना सर थामा। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो हसब तवक्को वो खाली मुंह चढ़ा रहा था। वो उल्टे पांव अनाबिया के कमरे की जानिब गया। दरवाजा लॉक था। ये भी वो सोचकर ही आया था। तभी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। वो दुपट्टा बेड पर रखे तैमूर को काट में लुटाए हुए थपक रही थी। हरीम,
ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, उसने नरमी से कहा, मगर वो पत्थर की तरह साकित थी। जानश ने देखा तैमूर सो चुका है। तभी हरीम की कलाई जकड़ उसे लेकर बाहर निकला। बाहर नैनी को तैमूर के पास जाने का इशारा करते वो हरीम को कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर अपने कमरे में दाखिल होकर उसे लाग कर गया। हरीम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुस्से से पागल हो गई। छोड़े मेरा हाथ जायश, वो गुस्से से चलाई। इसके इतने बुरी तरह चलाने पर जायश हैरत से इसे देखने लगा। वो डरी सहमी सी हरनी अब शेरनी बनकर उसके सामने खड़ी थी। हरीम, तड़प कर पुकारा, लेकिन आज शायद वो इसकी एक ना सुनने का इरादा रखती थी। तैमूर चाहिए ना आपको, इसकी वजह से आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। जाहिर है अपना वारिस तो छोड़ नहीं सकते। नस्ल है आपकी, औरत का क्या है? मेरी जैसी 10 और मिल जाएगी आपको, बल्कि घर तक में मुयस्सर आ जाएंगी। वो यकदम जायश का गिरेबान दबोच गए। जायश इसे खामोशी से देखे गया। पहले रोज जायश ने इसका ये रूप देखा था जब वो इसे उठवा लाया था। इस वक्त उसने एक बहादुर हरीम देखी थी और आज एक मर्तबा वो फिर शोला बने इसके सामने खड़ी थी। तुम्हारे सर का साईं कोई सड़क छाप नहीं जो जगह जगह मुन्ह मारता फिरे। मैं वो बादशाह हूँ जो अपनी रानी के सिवा किसी को कनीज का दर्जा देना भी पसंद नहीं करता। इसने एकदम शिद्दत से हरीम के गाल पर बोसा दिया। यही चीज तो उसे खा रही थी कि पहले जो वो इसके करीब आने की कोशिश करता था, अब इस लड़की कजिन के आने के बाद उसे नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन फिर भी अपनी अना के मीनार को ऊंचा रखने के लिए वो झटपटाई, लेकिन दिल के किसी कोने से ख्वाहिश हुई कि वो जबरदस्ती इसे खुद में सिमेले जैसे पहला समा लिया करता था। इसके दिल में भरे गुबार को अपनी मोहब्बत से निकाल दे, उसको बताए वो कितनी अहम है। पीछे हटी। शिद्दत से रोते वो जायश के सीने पर मारने लगी। मुस्कुराते जायश ने इसकी कमर थामते उसे खुद के बेहद नजदीक कर लिया। हरीम बना पलक झपकाए इसे देखने लगी। छोड़े मुझे, जाएं इसी के पास जिसके आगे पीछे मनला रहे थे। वो बोली तो जायश कहका लगाकर हंसा। नहीं छोड़ो तो। इसके आंसू देख वो संजीदा हुआ। आपकी तो आदत है जबरदस्ती करने की। जायश ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। कब की मैंने जबरदस्ती? वो सवाल गो था। हरीम ने शकोकुना नजरों से देखा। जबरदस्ती में इंसान अपनी हवस के आगे मजबूर होते हवास बार देता है। वो मेरी हवस नहीं, मेरी मोहब्बत थी जिसमें तुम्हें देखते ही मैं गिरफ्तार हो गया था। चुल्लू, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम कह सकती हो मैंने तुम्हारे साथ दरिंदगी का मुजाहिरा किया था? इसके सवाल पर ना चाहते हुए भी हरीम ने नफी में सर हिलाया। जायश मुस्कुराया। हरीम रोते हुए इसके सीने में चेहरा छुपा गए। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और मैं जेलस भी नहीं हो रही थी। आपकी कजिन से सुना। इसका शर्ट मुट्ठी में दबोचती वो इसके दिल में छप जाने की कोशिश कर रही थी। मैं आपके करीब भी नहीं आना चाहती, सुना आपने? जायश मुस्कुराया। वो जानता था वो हर बात उलट कह रही है, बस कबूल करने से डर रही है। जायश ने इसे गोद में उठाया। वो हक्का बका सी इसे देखने लगी। लेकिन मैं करीब आना चाहता हूँ, इतना करीब के हरीम ना रहे बल्कि जायश बन जाए। बोलते साथ वो इसे लिए बेड की जानिब बढ़ा। हरीम बना कुछ बोले, नम आंखों से टिकटिकी बांधे उसे देखे गए। जायश ने इसे नरमी से बेड पर उतारा। खुद लम्हे भर को इससे दूर हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही लम्हों बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो नन्ही जान उसकी गोद में थी। इसने तैमूर को इंतहाई नरमी से काट में लिटा दिया। वो घिरी नींद में था। वो इत्मीनान से कमरा लॉक करता अब कमरे की लाइट ऑफ कर गया। 0 पावर लाइट ऑन करके वो इसके इंतहाई करीब आकर बैठा तो हरीम होश में आए। जायश, वो पुकारने लगी थी पर जायश इसके होंठों पर उंगली रख गया। तुम अब खामोश रहना हरीम, और जब तक मैं मसरूफ हूँ तुम मेरी फ्यूचर में होने वाली बेटी का नाम सोचो, अब बदल जाओगे। वो रोते हुए धीमे लहजे में बोली। जायश ने गहरी सांस ली। और मैं क्यों बदलूंगा हरीम? वो कजिन अच्छी लगती है आपको, मैंने महसूस किया है। वो अपना गम बता रही थी। ओ हेलो, वो अपने शौहर के साथ हवेली से कब की जा चुकी है। वो सब बकवास सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल रही थी और तुम चढ़ भी गई। कहो तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा बाकी सारी जिंदगी। वो मजबूत लहजे में बोला तो हरीम फौरी उठ बैठी। आप सिर्फ हरीम से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इसे के है। इसकी डिमांड पर वो हंसा और कुछ अपनी जानिब खींचते पूछा।
हरीम ने नफी में सर हिलाया। फिर इजाजत दो, शरारत भरी आवाज। नहीं, हरीम ने कहा। तुम्हारी नहीं का मतलब हाँ होता है। वो बोलकर हरीम को गुदगुदी करने लगा। वो अब कदरे बुलंद आवाज में हुंसुनी लगी। सिसकियों के बदले अपनी कुर्बत पर इसका हंसना जायश की रूह तक सरशार कर गया।